गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तक। तो आज हम उससे आगे करेंगे। तो देखिए, पहले तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही देख लीजिए क्या होता है कि ए फंक्शन ऑफ सर्टेन वेरिएबल्स विच इज़ to be optimized subject to given conditions on the variable of the function is called objective function of the problem। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जैसे कि हम कोई एलपीपी की फॉर्मुलेशन करते हैं, हम कोई प्रॉब्लम है उसकी फॉर्मुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम वेरिएबल फाइंड आउट करें कि उसके वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। फिर उन वेरिएबल्स पे कॉन्स्टेंट या कंडीशंस क्या क्या हैं, फिर वो फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, उनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि एक वो फंक्शन होता है जिसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है, और उस फंक्शन के जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हुई होती हैं जिनको हमें सेटिस्फाई कराना होता है। तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेनली 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि या तो मैक्सिमम या मिनिमम। मैक्सिमम का क्या हो सकता है, जब हमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना हो, ठीक है। मिनिमम क्या होता है, जब हमें लॉस को मिनिमाइज़ करना हो या हमारी कॉस्ट जो आ रही है उसको मिनिमाइज़ करना हो। तो मेनली हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 टाइप से ही करते हैं, या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम। जैसे कि एग्जांपल हो गया ये मैक्सिमम z 2x1 + 3x2 + 5x3। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3। तो हमें इन वेरिएबल्स का ये जो फंक्शन बना है मैक्सिमम z, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। और इसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी, जैसे कि हम नेक्स्ट में इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं या कंडीशन होती हैं। जैसे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, लाइक कैश इन हैंड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन पावर, टाइम, मशीन एक्सेट्रा। जैसे हम कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, उसमें उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, उसमें मैन पावर कितनी यूज़ की गई है, उसमें हमारे पास कैश कितना है कि भाई हम उसमें कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास मतलब टाइम कितना है, मशीन्स कितनी हैं। तो ये सब क्या हो जाती है, कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं रिसोर्सेज पे, जैसे रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, लाइक कैश इन हैंड, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन पावर, टाइम, मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। विच आर टू बी एलोकेटेड अमंग वेरिएबल्स, various competing variables are in the form of linear equations और inequations are called constant। तो ये जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है, जो कंडीशंस हैं, इनको हम बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें एलोकेट कराते हैं कुछ लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, तो उनको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे 2 वेरिएबल हैं x + y। अब ये 2 वेरिएबल, किस x है ये शायद हमारी मैन पावर को डिनोट करता हो, y है शायद ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिनोट करता हो। तो ये सब क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि हमारी जो x + y है वो <= 7 रहेगी, 3x + 5y > 5 रहेगी, x और y ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहेंगी। तो ये कॉन्स्टेंट हो जाती है हमारी प्रॉब्लम के, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हमारी आती है जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। GLPP होती क्या है, इनकी हम जो एक GLPP की फॉर्मुलेशन होती है, जो एक टेक्निकल फॉर्म होती है, उसको देखेंगे इसमें। गिवन ए सेट ऑफ m लीनियर इनइक्वालिटीज़, हमारे पास m लीनियर इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशंस हैं जिनमें कितने n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो द GLPP इज़ टू फाइंड द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। और GLPP का जो मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी नॉन नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट कराती है, जो हमारी ये जो कॉन्स्टेंट है इनको क्या कराए, सेटिस्फाई कराए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड कराए जो कि हमारे लिए क्या हो, ऑप्टिमम हो, ठीक है। तो GLPP का फंक्शन ही क्या होता है कि वो हमारे वेरिएबल्स को नॉन नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कराए, उनकी नॉन नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट कराए, जो हमारे कॉन्स्टेंट है उनको सेटिस्फाई कराए, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमें क्या दे, ऑप्टिमम वैल्यू दे। उसके बाद देखो, अब हमारे पास क्या बोला है इसने कि m क्या है, इक्वेशंस हैं, और n क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इसको हम GLPP की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम या मिनिमम z। हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 तरीके से होता है, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। हम यहाँ दोनों लेके चल रहे हैं क्योंकि एक जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम z। C1 क्या होती है, कॉस्ट होती है, ठीक है। C1
x1 प्लस C2 x2 प्लस Cn xn। ठीक है, x1 x2 xn क्या हो गया हमारे n वेरिएबल्स हो गए, C1 C2 Cn क्या हो गई उसकी कॉस्ट होगी उन वेरिएबल्स की। सब्जेक्ट टू क्या होती है कंडीशंस। अब वो जो कंडीशंस गिवन है, ठीक है, जैसे कि a11 x1 a12 x2 a1n xn, ये क्या रहेंगे लेस देन रहेंगे, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू b1 रहेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या होगी m कांस्टेंट हो गए, किन पे n वेरिएबल्स पे, ये कांस्टेंट हो गए। अब यहाँ पे जितने हमारे वेरिएबल्स थे वो क्या रहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेंगे 0 मीन्स नॉन नेगेटिव रहेंगे। तो अब देखो कि क्या क्या है यहाँ पे, वेयर x1 x2 xn ये क्या हमारे वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। मतलब x1 x2 xn हमारे क्या हैं वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है और जिनको हम क्या बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। सेकेंड क्या है कि जो लीनियर फंक्शन z है, जो हमारा z है उसको या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और इसको हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड क्या है कि जो इनइक्वालिटीज़ गिवन है इस इक्वेशन सेकंड में, वो हमारी क्या होती है कांस्टेंट होती हैं, मतलब कि कंडीशंस होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि जो सेट ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं थर्ड में, वो हमेशा क्या रहेंगी नॉन नेगेटिव रहेंगी। ठीक है, ये भी हमारी रिस्ट्रिक्शन होती है। अब देखो फोर्थ, देखो बी आई क्या है, बी आई रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट या अवेलेबिलिटी है किसी भी रिसोर्स की। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द ith कांस्टेंट। तो b1 b2 bm या फिर b1 b2 bm इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर, कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है या कितनी अवेलेबिलिटी है उसको कौन डिनोट करता है b1 b2 bn। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर। नेक्स्ट देखो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है j फ्रॉम 1 to m, क्योंकि हमारे पास कितनी वो है m इनइक्वालिटीज़ है और n वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cj क्या होता है, वो या तो प्रॉफिट या कॉस्ट होता है, या तो प्रॉफिट होता है या कॉस्ट होता है किसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑफ द jth वेरिएबल। अब j लेके चल रहे हैं तो वो jth वेरिएबल का हो गया। jth वेरिएबल कौन सा होता है हमारा xj। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी हमारी c इक्वल टू C1 C2 Cn, वो उसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, या तो प्रॉफिट मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स। ये कहाँ से बनती है, देखो यहाँ से C1 C2 Cn, ये हमारी या तो प्रॉफिट होता है या कॉस्ट होती है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट होगी तो क्या रहेगी मिनिमाइज रहेगी। ठीक है, तो ये C1 C2 Cn की जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी प्रॉफिट या कॉस्ट की मैट्रिक्स होती है। उसके बाद देखो जो कोफिशिएंट है aij, i फ्रॉम 1 to n, j फ्रॉम 1 to n, r 1 to 2n, ये 2n नहीं आएगा n ही आएगा। ठीक है, और j फ्रॉम 1 to m आएगा। तो जो aij है हमारा उसको बोलते हैं हम सब्सटीट्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, और m है हमेशा जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं वो किससे रहेंगी वेरिएबल से क्या रहेंगी कम रहेंगी, m लेस देन n रहेगा। अब GLPP की कुछ फॉर्म्स हैं जो एग्जाम्पल में गिवन है, वो कैसे लिख सकते हैं हम, मिनिमम और मैक्सिमम समेशन j फ्रॉम 1 to n। अब हमारी जो क्या है इक्वेशंस हैं वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, j वेरिएबल्स हैं, j फ्रॉम 1 to n। cj हमारी कॉस्ट होगी या प्रॉफिट हो गया, xj हमारे क्या हो गए वेरिएबल्स हो गए, जिस पे हमें क्या करना है हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं कि जो j फ्रॉम 1 to n है aij xj या तो लेस देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी या ग्रेटर देन किसके रहेगी bi के। bi हमारा क्या था रिक्वायरमेंट। ठीक है, i फ्रॉम 1 to m, और xj हमेशा क्या रहते हैं नॉन नेगेटिव रहते हैं। सेकेंडली क्या बोला इसने कि मिनिमम और मैक्सिमम f ऑफ x इक्वल टू cx सब्जेक्ट टू ax या तो लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू b। ठीक है, c हमारी कॉस्ट होगी, ये रो मैट्रिक्स रो वेक्टर हो गया, ये x1 x2 xn हमारा कॉलम वेक्टर हो गया, a क्या होता है हमारा aij m क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, b हमारी क्या होगी रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एंड o इज n डायमेंशनल नल वेक्टर। ठीक है, जीरो क्या है हमारा कि एक नल डायमेंशनल मतलब n डायमेंशनल नल कॉलम वेक्टर है। ठीक है, तो यही होती हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल थे ये। उसके बाद देखो हमें करना है फॉर्मुलेशन ऑफ LPP।
तो LPP के फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, देखो, द फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। LPP को फॉर्मुलेट करने के लिए कुछ स्टेप है हमारे पास। फर्स्टली क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कि हमारे x1 x2 xn थे ना, वो डिसीजन वेरिएबल्स थे, उनको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले एंड एक्सप्रेस देन इन द टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव सिंबल सच एज x1 x2 xn। फिर उनको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है ऑब्जेक्टिव सिंबल्स की फॉर्म में, जैसे कि x1 x2 xn। फिर उसके सेकेंड स्टेप क्या है, फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल। फिर हमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको फॉर्मुलेट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना होता है, हमेशा ऑप्टिमाइज करना होता है एज ए लीनियर फंक्शन की फॉर्म में उन डिसीजन वेरिएबल से, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो गया, फॉर्मुलेट द अदर कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो हमारी अदर कंडीशन है, कॉन्स्टेंट है उन वेरिएबल्स के ऊपर, उनको फॉर्मुलेट करना है। वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, जैसे कि रिसोर्सेज की क्या लिमिटेशन है, मार्केट कॉन्स्टेंट क्या क्या है, इंटर रिलेशन क्या क्या है उन वेरिएबल्स के बीच में। तो ये किस में आ जाती हैं, कंडीशंस में आ जाती है हमारी एज इक्वेशन। और उन कंडीशंस को हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना होता है, फॉर्मुलेट करना होता है। उसके बाद देखो, and the non-negative constraint from the consideration that the negative value of the decision variable do not have any valid physical interpretation। और उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें जो कांस्टेंट है उन वो क्या लेने होते हैं, नॉन नेगेटिव। जैसे कि हम क्या करते थे, लास्ट जो हमारी थर्ड इनइक्वालिटी थी वो थी x1 x2 xn ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे जो कांस्टेंट होने चाहिए वो हमेशा क्या रहने चाहिए, नॉन नेगेटिव रहने चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका कोई भी यूज़ नहीं होता, वो वैलिड ही नहीं होती। तो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स है वो हमेशा क्या रहने चाहिए, नॉन नेगेटिव। ये हमारी थर्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब जो लास्ट कांस्टेंट जो कंडीशन होती है हमारे वेरिएबल्स पे, वो क्या होती है कि वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेट ऑफ कांस्टेंट एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन फॉर्म ए LPP। एक LPP किससे बनती है, पहला हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। फिर उसके क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए। फिर उसकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, LPP। तो LPP कैसे बन सकती है कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, डिसीजन वेरिएबल्स फॉर्मुलेट करें उनको, फिर उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को फॉर्मुलेट करें। थर्ड क्या है, फिर उसकी जो कांस्टेंट है, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको फॉर्मुलेट करें। फोर्थ क्या है कि जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है उसको फॉर्मुलेट करें। और उन सब से मिलकर हमारी क्या बनती है, LPP, ठीक है।